हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कक्षा 5 की व्याकरण की पाठ्य पुस्तक। ये हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक है। तो देखिए, व्याकरण सुधा इसका नाम है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बच्चों, इसमें हम पहला पाठ पढ़ चुके हैं, तो आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार। तो वर्ण के विषय में तो आप सभी को पता होगा। तो वर्ण विचार में हम पढ़ते हैं वर्ण के विषय में। तो चलिए, भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो प्रत्येक ध्वनि का एक विशेष चिन्ह होता है, ये भी आप सबको पता होगा। तो ये विशेष चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। यानी कि जब हम कुछ लिखते हैं कोई भी भाषा, तो उसमें जो विशेष चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं वर्ण। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण ही होता है। तो इस प्रकार से ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। यानी कि जो ध्वनियों को लिखने के लिए चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिनसे भाषा लिखी जाती है, वाक्य लिखे जाते हैं, वही वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए, वर्ण तो हो गया। अब देखिए वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जिसमें वर्ण एक निश्चित क्रम पर लिखे जाते हैं, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला के भेद होते हैं। वर्णमाला में क्या होता है? एक स्वर होता है और दूसरा होता है व्यंजन। तो सबसे पहले स्वरों के विषय में अध्ययन करते हैं। तो स्वर क्या होते हैं? तो स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। यानी कि इनमें दूसरे व्यंजन की आवश्यकता हमें नहीं होती। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है तथा जिन्हें बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को स्वर कहते हैं। तो हिंदी भाषा में इनकी संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में इनकी संख्या होती है 11। तो देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं। तो अ से अनार, बड़े आ से आम, छोटे से इमली, बड़ी से ईंख, छोटे ओ से उल्लू, बड़े ओ से ऊन, ऋ से ऋषि, ए से एडी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से उड़द। तो ये हमारे हो जाते हैं स्वर। तो इन्हीं स्वरों में से, यानी कि ये स्वरों में से जो होती है 10 मात्राएं होती है, तो जिन्हें व्यंजन के साथ लगाया जाता है। यानी कि इनकी मात्रा के बिना कोई भी व्यंजन वर्ण नहीं होता है। तो अब देखिए स्वर। तो अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऋ, ए, ऐ, ओ, तो ये हो जाएंगे हमारे स्वर। अब देखिए मूल रूप में कैसे होता है? अनार, आम, इमली, ईंख, उल्लू, ऊन, ऋषि, एडी, ऐनक, ओखली, औरत। और जो इनकी मात्राएं होती हैं, तो मात्रा ये देखिए यहाँ पे। आ की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ये आ की मात्रा है, ये छोटी ई की, ये बड़े ई की, ये छोटे ओ की, ये बड़े ओ की, ये ऋ की, ये ए की, ये ऐ की, ये ओ की, ये औ की। तो ये सब मात्राएं होती हैं। और मात्रा से बने हुए शब्द क्या होते हैं? कलम, कलम। अ इसमें अंदर छिपा हुआ है। क, आम, काम। म छोटी की मात्रा, ई, मी, ला, मिला। स पे बड़ी की मात्रा, सी, खा, सीखा। क पे छोटे की मात्रा, कु, ली, कुली। च पे बड़ी की मात्रा, चूरन, चूरन। क पे डी की मात्रा, कृष्ण, कृष्ण। म पे ए की मात्रा, मेला। क पे ऐ की मात्रा, कैमरा, कैमरा। ग पे ओ की मात्रा, गोरा, गोरा। क पे औ की मात्रा, कौन। तो इस प्रकार से मात्राएं लगाई जाती हैं। तो समझ में आ गया बच्चों मात्राएं कैसे होती हैं। तो इस प्रकार से इन स्वरों की ही मात्राएं होती हैं। तो ये 10 मात्राएं होती है, क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती है, जो कि दिखाई नहीं देती है। बाकी सभी स्वरों की मात्राएं दिखाई देती हैं। अब देखिए मात्राओं का महत्व क्या है। तो मात्रा जो है शब्द बनाने में विशेष महत्व होता है। तो मात्रा के बदलने पर अर्थ भी बदल जाता है, और उच्चारण सही न होने पर मात्राएं भी बदल जाती है। जैसे मत, मात, दिन, दीन, कली, कली, बुरा, बुरा। तो देखिए अंतर आ गया ना। सुना, सूना, मेल, मैल, बेर, बैर, और। तो यह है मात्राओं का महत्व। यानी कि यदि मात्रा बदल गई तो जो हम शब्द बोल रहे हैं वो भी बदल जाएगा। अब है स्वर के भेद। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ही स्वरों के भेद होते हैं। तो सबसे पहले हर्ष स्वर होते हैं, उसके बाद होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर कौन से होते हैं? जो जिनमें एक मात्राओं का समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, ऋ। और दीर्घ कौन से होते हैं? जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो हर्ष स्वर, इन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय लगता है। यानी कि जिनमें कम समय लगता है वो क्या हो जाएंगे? हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर, इन स्वरों का उच्चारण में हर्ष स्वरों की तुलना में दोगुना समय लगता है। यानी कि जितना समय इसमें लगता है उससे डबल यानी कि दुगना समय इनमें लगता है, इसीलिए कहलाते हैं दीर्घ स्वर। अब है अनुस्वार। तो इनका उच्चारण नाक से होता है। इनका चिन्ह ये होता है, देखिए डंडी और चंद्र बिंदु होता है, जैसे रंग, भंडार, बंदर, मंग आदि। अब है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इनका चिन्ह ये होता है, चंद्र बिंदु होता है, जैसे कांच, ना, आँख, दांव आदि। अब है विसर्ग।
तो विसर्ग इसका उच्चारण ह के समान होता है, इसका उच्चारण अह होता है, जैसे अतः, स्वतः, प्रातः आदि। तो इनका प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है, यानी कि विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? संस्कृत शब्दों में। व्यंजन, अब देखिए व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, यानी कि जो भी व्यंजन वर्ण होते हैं उनके अंदर क्या होता है? अ की ध्वनि होती है, यानी कि अस्वर होता है, तो इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। इनकी संख्या 33 है। तो यहाँ पर देखिए ये व्यंजन वर्ण है हमारे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो ये हो गए हमारे 5 वर्ग। अब देखिए उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, तो क वर्ग से प वर्ग तक जीभ मुंह से कहीं न कहीं स्पर्श करती है, तो इसलिए क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन। अब है अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन य र ल व स्वर व्यंजन के बीच की स्थिति होती है, यानी कि ये स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्यों होते हैं ये? तो क्योंकि बोलते समय रगड़ और गर्मी होना, यानी कि जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे मुंह में थोड़ी सी गर्मी पैदा होती है, इसीलिए इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अब है नासिकीय, तो ये नासिकीय क्यों है? क्योंकि ये अपने पंचम वर्ग में होते हैं, यानी कि जो भी आपका प वर्ग है उसका ये 5वें स्थान पर होते हैं, और इनका जो उच्चारण होता है वो नासिका से होता है, तो इसीलिए इन्हें नासिकीय भी कहते हैं। तो इन्हें बोलने से नासिका का प्रयोग होता है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नासिक्य। अब है विशेष, नासिक्य में अरहित में अनुस्वार द्वारा ऐसे अंकी बिंदी लगा के लिखे जाते हैं, यानी कि छोटी सी अंकी बिंदी लगा दी जाती है, तो इसीलिए इनको नासिक्य कहा जाता है। अब देखिए अतिरिक्त व्यंजन, तो ये जो होते हैं ये अंत में होते हैं अतिरिक्त व्यंजन, तो ये किसके अंतर्गत होते हैं? ये ट वर्ग के साथ रखे जाते हैं, यानी कि किसी और वर्ग में ये नहीं होते, बल्कि ये ट वर्ग। ड ढ, इसमें अंकी बिंदी लगी रहती है। आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं? जिनसे इंग्लिश भाषाओं के शब्द लिखे जा सकते हैं, जैसे ओ, ज, फ, यानी कि ये इंग्लिश भाषा है और ये फारसी में, तो इन्हें अन्य भाषाओं में लिया जाता है। अब है पंचम वर्ण, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का 5वां वर्ण पंचम वर्ण कहलाता है। ये 5 होते हैं, जैसे ढ, अण, ग, अण, न, म। तो इनमें अण और अंग का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, यानी कि स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जाते, ये किसी वर्णों के मेल में ही प्रयोग किए जाते हैं। 5 पंचम वर्ण अपने अरहित रूप में वर्ण के व्यंजन से पहले जुड़ते हैं, यानी कि वर्ण के व्यंजन से पहले ही जुड़ेंगे। उन्हें आजकल केवल अनुस्वार द्वारा ही लिखा जाता है, जैसे क वर्ग में अंक, पंख, रंग, कंघा, ये अंगा खाली है, ठीक है। च वर्ग में अंगा, मंच, पंछी, मंजन, मंजदार। ट वर्ग में अण, घंटी, ठंड, झंडी, ढूंढ। त वर्ग में न, परंतु, ग्रंथ, आनंद, गंध। प वर्ग में म, पंप, गुम्फित, कंबल, संभव। तो ये क्या है? देखिए ये अंकी बिंदी लगा दी है तो इसका प्रयोग हो रहा है। अब है हमारे संयुक्त व्यंजन, तो देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर न रहने से, जब वे इन्हीं स्वरों के साथ 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं जिन्हें व्यंजनों के साथ लगाया जाता है और आपस में मिलाकर बोले या लिखे जाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? वही हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क प्लस च प्लस छ क्षत्रिय, तो ये इसका क्या है? पक्षी और क्षमा। त प्लस र बराबर त्र, पुत्र, त्रिशूल। ज प्लस अंग, ज्ञानी, यज्ञ, विज्ञान। स प्लस र बराबर स्र, श्रवण, श्रमिक। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे संयुक्त व्यंजन, यानी कि 2 व्यंजनों के मेल से बना हुआ व्यंजन, तो उसे हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। अब है हमारे द्वित व्यंजन, तो जब एक जैसे 2 व्यंजन एक साथ आते हो तो और मिल जाते हो तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे द्वितीय व्यंजन। जैसे खड़ी पाई हटाकर क ख, ग ग, घ घ, च छ, तो इसमें से देखो खड़ी पाई हटा दी है हमने, बाकी वही, तो इससे बना हुआ शब्द क्या है? पत्ता, बिल्ली, गन्ना, मम्मी। तो आधा त, आधा ल, आधा न, आधा म, तो जब हम आधा लगाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम? द्वित व्यंजन। अब है घुंडी हटाकर, तो घुंडी हटाकर देखिए यहाँ से हमने घुंडी हटा दी है तो ये आधा फ हो गया। पक्का, वक्त, रफ्तार, तो आधा बन गया है ना। अब है हलंत लगाकर, हलंत लगाकर जब हम स्वर नहीं लिखते हैं, जिसमें स्वर नहीं होता है, यानी कि जिसमें स्वर का वास नहीं होता है, उसी के नीचे हम हलंत लगाते हैं। तो धनाढ़,
लट्टू जब आधा होता है, तो जब आधा होता है तो उसमें स्वर रहित व्यंजन होता है वो। तो लड्डू, विद्यालय, चिन्ह, उद्देश्य, आधा लगाते हैं नाम तो इसमें हलंत लगा देते हैं। अब है र के विभिन्न रूप। तो र के कई रूप होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये र का ऊपर से लगा के है, तो रो को स्वर रहित रूप में रेफ के रूप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए शर्म, गर्म, सूर्य, मर्यादा, आशीर्वाद। इस प्रकार से ये क्या हो गया हमारा स्वर रहित। र से पहले कोई अरहित व्यंजन हो तो यह ऐसे हो जाता है, जैसे क्रम, भ्रम, प्रेम, ग्राम, विनम्र। अब देखिए र बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन में ट, ड, द के साथ पदेन ऐसे होता है, रूप में जुड़ता है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, ट्रक, ड्रम, द्रव्य, ट्राम, ट्रैक्टर, इस प्रकार से। अब है संयुक्ताक्षर वाले शब्द, जैसे आधा छ और छ, कच्छा, अच्छा, मच्छर। आधा क और त, वक्त, रक्त, भक्त। आधा च और च, कच्चा, बच्चा, सच्चा। आधा त और त, कुत्ता, गत्ता, उत्तर। तो इस प्रकार से ये पाठ हुआ हमारा समाप्त। तो चलिए इस पाठ से हमने क्या जाना ये देख। तो सबसे पहले वर्ण वह छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। और स्वर के दो भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं तथा मात्रा के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि स्वर कैसे प्रयोग किए जाते हैं, मूल रूप में और मात्रा के रूप में। स्वरों की सहायता से ही बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जिनको हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं वही हमारे क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण। तो बच्चों आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको इसी प्रकार से और भी पाठ मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।